हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपको वन शॉट रिवीजन के अंदर दो चैप्टर का रिवीजन कराने वाला हूं क्लास। एक तो एलपीजी यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और एक है क्लास पोवर्टी। दोनों ही अच्छे चैप्टर्स हैं और ये चैप्टर नंबर थर्ड और फोर्थ है। आपको पता है कि रूरल डेवलपमेंट तक इंडियन इकोनॉमी में क्लास आ रहा है। मैंने आपसे कहा था कि 6 दिन के अंदर कंप्लीट इको का सिलेबस हम लोग कर लेंगे, जीरो टू एंड कंप्लीट, नॉट ओनली इंडियन, मैक्रो ऑल्सो। मैक्रो पूरा करा चुका हूं। आज ये थर्ड फोर्थ चैप्टर हो जाएगा। कल शाम को 5 बजे वीडियो आ रही होगी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट की। और कल जैसा कि मैंने कहा था 6 दिन के अंदर पूरा इकोनॉमिक्स का रिवीजन वन शॉट के अंदर खत्म हो गया आपका। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप में से क्लास किसी ने अभी वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज रिवीजन अच्छे से कर लो, उन वीडियोस को देख लेना। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का रिवीजन, देन क्लास पॉवर्टी का रिवीजन। देखो, एक बात तो आप जानते हो कि 1991 में आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको क्लास हम लोग रिफॉर्म्स भी कहते हैं। 1991 से पहले सरकार की सोच कुछ अलग थी। सरकार की सोच थी कि सारी चीजें हम अपने कंट्रोल में रखेंगे, सारी चीजें हमारे पास, ये इंडस्ट्री भी हम चलाएंगे, ये इंडस्ट्री भी हम चलाएंगे, प्राइवेट को लाइसेंस नहीं देंगे, प्राइवेट को परमिशन हम नहीं देंगे। लेकिन धीरे धीरे चीजें क्लास चेंज होती चली गई। और 1991 में जब क्राइसिस आने लगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगा, कंट्री के अंदर बहुत समस्याएं होने लगी, महंगाई बढ़ने लगी, लोन बढ़ने लगा हमारे ऊपर, तब जाके सरकार को अकल आई कि नहीं भैया, प्राइवेट का रोल बढ़ाया जाए। तब जाके प्राइवेट सेक्टर का रोल धीरे धीरे बढ़ाया जाने लगा और चीजें क्लास बेहतर होने लगी। तो जुलाई 1991 में क्लास आया इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसको लाने वाले दो महान लोग, सबसे पहले क्लास जो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे क्लास नरसिम्हा राव साहब, और उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं इंडिया के। इन दोनों की सहमति से क्लास रिफॉर्म्स लाया गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन जुलाई 1991। प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके दोनों की सहमति से क्लास, जो बहुत अच्छा डिसीजन माना जा रहा था। जब देश डाउन होता है ना क्लास, तो एक स्टेप लेना होता है जो क्लास स्ट्रॉन्ग स्टेप होता है। अगर वो स्टेप ले लिया आपने, अच्छा चला गया तो नाम हो गया, नहीं तो क्लास बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। और इकोनॉमिक पॉलिसी जो रिफॉर्म्स है उसके तीन कंपोनेंट है, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एलपीजी। तो इन्हीं चीजों के बारे में क्लास पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं कि क्यों जरूरत पड़ी रिफॉर्म्स लाने की, ऐसी क्या समस्या हो गई थी 1991 या उस टाइम पे जो रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी। सबसे पहला राइज इन प्राइस। महंगाई लगभग 7 से 16% तक बढ़ गई थी, यानी कि 6.7 से लेकर 16.7। 100 का सामान एक साल बाद 117 का मिल रहा है। जब महंगाई बढ़ती है तो गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं ना, वो अफोर्ड नहीं कर पाते चीजों को। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। राइज इन फिस्कल डेफिसिट, मैक्रो पढ़ा चुका हूं, अब आपको उम्मीद करूंगा आप समझ जाओगे। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है बोरोइंग। अब देश चलाने के लिए जब पैसा नहीं बचा तो हम उधार लेंगे। तो हम इतना ज्यादा उधार ले लिए थे उस टाइम सरकार ने कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग टोटल, जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो टोटल एक्सपेंडिचर का लगभग 36% हो गया था। मतलब अगर हम देश के अंदर 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 36 रुपए सिर्फ ब्याज भर रहे हैं। तो खर्चा कितना हो रहा है क्लास, ओनली 64 रुपीज जो है हम खर्च कर पा रहे हैं देश के अंदर 100 में से। तो लोन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ब्याज हमारे ऊपर बहुत ज्यादा था। पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने 50 साल राज किया लगभग, या आप कह सकते हो 40 साल राज किया 1950 से 1990 तक। लेकिन क्लास देश का कुछ खास डेवलपमेंट हुआ नहीं, उनका रिजल्ट कुछ खास था नहीं, जिसकी वजह से क्लास पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं था। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी डेफिसिट था। हमारा एक्सपोर्ट कम था, इंपोर्ट ज्यादा था। हम लोग दूसरों पे ज्यादा डिपेंड थे और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व कम हो गया था। क्यों बेटा, एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा होगा तो हम बेच नहीं रहे, डॉलर आ नहीं रहा, और हम खरीदने में डॉलर का वेस्ट कर रहे हैं कोई भी चीज बाहर से इंपोर्ट करने में, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव था। और फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व कम हो गया था। इतना कम हो गया था फॉरेन करेंसी का रिजर्व कि जो चंद्रशेखर गवर्नमेंट था उनको गोल्ड, सरकार को गोल्ड बेचना पड़ा, गोल्ड बेच के फॉरेन करेंसी को मेकअप करना पड़ा, इतनी समस्या आ गई थी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिया में रिफॉर्म्स को लाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जुलाई 1991 में। जैसे ही रिफॉर्म्स आया, चीजें धीरे धीरे सुधरने लगी। इंस्टेंट नहीं, बट धीरे धीरे सुधार आने लगा। रिफॉर्म्स का जो सबसे मेन कंपोनेंट था, वैसे तो तीन कंपोनेंट थे इसके अंदर, एलपीजी, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। जो मेन कंपोनेंट था वो था क्लास लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, लाइसेंस का एंड कर देना, लाइसेंस को खत्म कर देना। जो लाइसेंस पहले प्राइवेट कंपनीज को लेना पड़ता था या बाहर
कि कंपनी जब इंडिया में आती तो उन्हें जो लाइसेंस लेना पड़ता था, उन प्राइवेट कंपनीज के लाइसेंस का काम खत्म कर दिया। विदाउट एनी लाइसेंस इन्होंने बोला कि सिर्फ 5 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, इसके अलावा आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज टेक प्लेस विद द रेस्पेक्ट टू, क्या क्या किया इन्होंने, नो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्री। बताओ क्लास कि 5 को छोड़कर आपको किसी भी जगह क्लास आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड करो, आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। मेरा बिजनेस है, मैं जब चाहे जब इतना बढ़ा सकता हूं, मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो है अपनी मर्जी से रख सकता हूं, अपने बिजनेस में कौन सा प्रोडक्ट बनाना है ये भी मैं डिसाइड कर सकता हूं। सरकार ने फ्रीडम दे दिया कि आप अपने प्राइस को खुद डिसाइड कर सकते हो। टैक्स रेट को रिडक्शन कर दिया, टैक्स रेट को कम कर दिया, और अननेसेसरी कंट्रोल जो थे वो सारे के सारे हटा दिए। सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसेस को फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको सरकार ने बिल्कुल सिंपल कर दिया लिबरलाइजेशन में। तो लिबरलाइजेशन का जो इंपैक्ट हुआ, जो सरकार ने लाइसेंस खत्म किया, लाइसेंस ईरा एंड कर दिया, तो उससे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या फर्क पड़ा, इन पॉइंट्स को क्लास ध्यान रखने हैं आपने। देखो कितना आप पढ़ रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना आप रिटेन कर पा रहे हो, कितना दिमाग में रह रहा है। तो अगर आप डेली बेसिस पे फिर से इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है बाद में कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। आज रात को, मैं हर रोज कहता हूं क्लास, कल की सुबह होने से पहले ये पूरा अच्छे से लर्न कर लेना। तुम्हें 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, सोचो काम तो खत्म हो जाएगा ना तुम्हारा, इसे किसी भी तरीके से लर्न कर लेना। ओके, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इन्होंने लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया, यानी कि जो नई इंडस्ट्रीज थी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्लास आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पहले को शुरू में क्या था, 18 इंडस्ट्रीज थी जिनको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्लास इंडस्ट्रीज को कम करके 5 कर दिया गया। शुरू में 18 था, फिर धीरे धीरे 5 कर दिया गया, जैसे लिक्वर, दारू, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस केमिकल। अगर आप इन चीजों में डील करते हो तो भैया सरकार की नजर में रहना चाहिए सब चीज, तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, आप ये सब चीज के लाइसेंस जरूर लोगे। इनके अलावा कोई और काम कर रहे हो तो आपको लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। तो इन 5 के 5 प्रोडक्ट के नाम जरा फटाफट वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ कि वो कौन से 5 प्रोडक्ट थे जिसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ रही थी। डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर आपको पता है क्लास की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अंदर पब्लिक सेक्टर ने 17 इंडस्ट्री अपने अंडर रख रखी थी, जिसका जाके रोल सरकार ने कम कर दिया। सरकार ने 17 से घटा के 3 कर दिया। सरकार ने बोला डिफेंस, रेलवे और एटॉमिक एनर्जी ये चीजें हम करेंगे। धीरे धीरे रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अभी 100 रेल प्राइवेटाइज करेंगे, धीरे धीरे और भी करेंगे। एटॉमिक एनर्जी के सेक्टर में हो, डिफेंस या रेलवे, इन 3 सेक्टर में, इन 3 इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो तो ये हम काम करेंगे, आप नहीं करोगे, बाकी सब काम प्राइवेट वाले कर सकते हैं। डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी छोटी कंपनियों के लिए कुछ प्रोडक्ट रिजर्व किया था। मैंने आपसे कहा था क्लास की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनके लिए सरकार ने कुछ प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया कि ये प्रोडक्ट आप ही बना सकते हो और कोई इस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता, लेकिन 1991 में क्लास उस रिजर्वेशन को एंड कर दिया। फ्रीडम टू इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, अब आप अपनी मशीन वगैरह बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, आप बहुत इजीली बाहर से कोई भी सामान इंपोर्ट करना हो, मशीन इंपोर्ट करना हो, आप आराम से कर सकते हो। एबोलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो एमआरटीपी एक्ट था, एमआरटीपी एक्ट, उसके अंदर जो कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा का असेट अपने पास रखती है उसे कुछ परमिशन सरकार से लेने पड़ते थे किसी भी स्टेप में कोई भी काम करने के लिए। तो एमआरटीपी एक्ट 1969 का था, उसे खत्म करके इन्होंने क्या बना दिया, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो ये सारे के सारे क्लास पॉइंट्स थे जो आपने ध्यान रखने हैं क्लास की किस तरीके से लेबलाइजेशन अलग अलग सेक्टर में हुआ। अब बात करें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की, तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में इन्होंने आरबीआई का रोल चेंज कर दिया। आरबीआई जो है एक तरीके से पहले रेगुलेटर था जो कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता था, लेकिन आरबीआई को रेगुलेटर से हटाकर सरकार ने क्या कर दिया, फैसिलिटेटर बना दिया। यानी कि आरबीआई जो है वो रेगुलेट नहीं करेगा, फैसिलिटेट करेगा, यानी कि हेल्प करेगा। किसकी हेल्प करेगा क्लास, कमर्शियल बैंकों की ग्रो करने में, बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर बैंक, आपको पता है कि नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है काफी ज्यादा बढ़ने लगे। 1991 के बाद बहुत सारे नए नए बैंक्स जो है वो खोले गए और फॉरेन एक्सचेंज की जो लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई। इन्वेस्टमेंट इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ाकर 51% या किसी किसी सेक्टर में 100% तक की लिमिट बढ़ा दी। यानी कि बाहर से अगर कोई इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अपना पूरा मालिक बन सकता है। पहले इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए किसी इंडियन बिजनेसमैन के साथ मिलकर पार्टनरशिप करनी पड़ती थी कि ठीक है हम दोनों मिलकर इतने इतने सॉरी मिलकर इतने इतने शेयर्स होल्ड करेंगे, लेकिन क्लास उस लिमिट को 1991 में आकर सरकार ने बढ़ा दिया। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स,
एक बात ध्यान रखना कि फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में है डीवैल्यूएशन। 1991 में सरकार ने करेंसी का डीवैल्यूएशन किया, डोमेस्टिक करेंसी का डीवैल्यू किया। 18 से 19% तक हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन कर दी। क्यों? अगर हमारी करेंसी कमजोर हो जाएगी तो बाहर से लोगों के लिए आसान हो जाएगा इंडिया से सामान खरीदना। हमारे पास फॉरेन करेंसी का भंडार बहुत कम था, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए था, जिसकी वजह से डीवैल्यूएशन करेंसी का किया, सरकार ने किया। इसलिए डीवैल्यूएशन मार्केट करता तो इससे बोलते डेप्रिसिएशन। तो इस डीवैल्यूएशन से हुआ क्या कि हमारी करेंसी चीप लगने लगी बाहर कंट्री के लोगों को, तो वो ज़्यादा यहाँ से सामान खरीदने लगे, जिसकी वजह से हमारे पास फॉरेन करेंसी भी ज़्यादा आया, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा और हमारे प्रोडक्शन बढ़ा हमारी कंट्री में, और लोगों को रोजगार मिलना चालू हुआ। ये था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर। ध्यान रखना, डीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी सॉरी डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कौन सा रिफॉर्म्स के अंदर आता है? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर। नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर लिबरलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा? ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो सबसे पहला क्या है क्लास, इन्होंने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर हटा दिए। आप सबको पता है क्लास कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? कोटा। मैंने पिछली क्लास में बताया था क्लास, आप कोटा क्यों लगाया गया था? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन कॉम्पिटिशन से। तो ये उन्होंने कोटा हटा दिया। क्लियर है यहां तक? रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया। एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट पे होने वाला लगने वाला जो टैक्स था वो इन्होंने क्या कर दिया? हटा दिया कि भैया एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म, एक्सपोर्ट एग्जैम्प्ट हो गई। आज भी बच्चों, आज भी हमारे यहां से अगर बाहर हम कुछ चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो वो टैक्स फ्री है। चाइना ने इसे बहुत पहले से हटा दिया गया था। इवन प्रमोशन अपॉर्चुनिटी देते हैं एक्सपोर्टर को, जिसकी वजह से चाइना का जो एक्सपोर्ट है बहुत ज्यादा है, और पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे चाइना नाम कर रहा है। इवन क्लास एक्सपोर्ट जो है चाइना का वो इतना ज़्यादा है कि चाइना का प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में जो है वो पॉपुलर है। सरकार इतना एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। हमारी सरकार ने भी एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी और रिलैक्सेशन कर दी इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को। इंपोर्ट करने के लिए सरकार से खतरनाक तरीके से लाइसेंस पहले मिलता था, इतना इजीली मिलता नहीं था, बट सरकार ने क्या किया क्लास, उस लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा दिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत। तो ये 3 पॉइंट, टैक्सेस हटा दिए, टैरिफ हटा दिया, कोटा हटा दिया, और इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को ईजी कर दिया ताकि इजीली लोग इंपोर्ट कर सके। सेकंड इज प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, ये प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना। प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल कम करना और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा देना, यानी कि प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया गया इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। प्राइवेटाइजेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो ट्रांसफर करो ओनरशिप को एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। तो यानी कि पूरा का पूरा ओनरशिप भी और मैनेजमेंट भी, मालिकाना हक भी गया और मैनेजमेंट भी आपका, आप चलाओ पूरा का पूरा, इस तरीके से। या प्राइवेटाइजेशन हो सकता है क्लास डिसइन्वेस्टमेंट से। सरकार ने किसी कंपनी का 20% शेयर रख रखा है और उस शेयर को किसी और को बेच दिया। वो 20% में से 2%, 4% शेयर किसी और को बेच दिया। दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पीएसयू ऑफ द पब्लिक टू द पब्लिक, यानी आम जनता को या प्राइवेट लोगों जिसको बेचा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को तोड़ना ही डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगर सरकार ने किसी कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसको तोड़ रही है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट, या तो सरकार पूरी की पूरी अपनी कंपनी ही बेच दे रही है, वो भी डिसइन्वेस्टमेंट है। तो इन 2 तरीके, सॉरी वो प्राइवेटाइजेशन है, इन दोनों तरीकों से क्लास प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है, एक डिसइन्वेस्टमेंट से, एक अपने पूरे बिजनेस को सेल करके। थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी, तो एल समझ आ गया, पी समझ आ गया। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इंडियन इकोनॉमी को सबके साथ जोड़ के चलना। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़कर चलना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। बिफोर 1991 Government of India had followed a strict policy to reduce the volume of import. These are in form of import licensing. तो सरकार क्लास क्या करती थी? पहले बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगाती थी लाइसेंस की भी है। लाइसेंस आपको बहुत मेहनत से मिलेगा अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो। इंपोर्ट अच्छी चीज नहीं है यार, बाहर से मत खरीदो, देश के अंदर से खरीदो, ऐसा सरकार समझती थी। टैरिफ लगाती थी, टैक्सेस और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, कोटा लगाती थी। तो लेकिन ग्लोबलाइजेशन में क्लास इन सारे बैरियर्स को हटा दिया गया ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर सके। सरकार चाहती थी कि यार अगर हमारे पास कुछ नहीं तो हम बाहर से खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे, और अगर बाहर वालों के पास कुछ नहीं तो वो भी हमारे यहां से खरीद सकते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड करने के लिए, अगर 2 कंट्री के बीच ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पे क्लास मतलब अगर मल्टीनेशनल ट्रेड इसे बोलते हैं। मल्टीनेशनल मतलब जहाँ पे कई सारे
कंट्री, 2 or more कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग, दिस इज कॉल्ड मल्टी नेशनल ट्रेड, उसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन किया। तो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी क्या क्या थी, यानी जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा था उसकी पॉलिसी क्या क्या थी? सबसे पहला, इन्होंने लिमिट बढ़ा दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। मतलब बाहर कंट्री से अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एफडीआई, समझ रहे हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रिलायंस जैसे बाहर कंट्री में इन्वेस्ट करती है, तो बाहर कंट्री के सैमसंग है, टेस्ला है, इंडिया में आती है इन्वेस्ट, गूगल है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगी, तो वो इन्वेस्टमेंट कहां तक बढ़ा दिएगा, 100% तक बढ़ा दिया गया। यानी कि आप इंडिया में 100% तक के ओनर बन सकते हो, 100% तक के आप मालिक हो। फ्यू सेक्टर्स, किसी सेक्टर में विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट बनाया गया, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा दिया गया। अगर आप किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, बाहर से कोई इंडिया में किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, तो वो भी 40 से लेकर 51% तक की शेयर्स की होल्डिंग कर सकता है, और किसी किसी सेक्टर में वो 100% तक की होल्डिंग कर सकता है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में लिबरल कर दिया गया। बाहर से आप इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर्स खरीदते हो, इजीली कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, वो भी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, सेकंड इज, जो पॉलिसी बनाई गई, ये थर्ड पॉइंट है, फोर्थ है, जो पॉलिसी सरकार ने बनाई वो लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बनाई। ऐसा है कि मान लो बाहर से कोई कंट्री इंडिया में बिजनेस करने आ रही है और सरकार उसे सिर्फ 2 साल का, 5 साल का, 1 साल का लाइसेंस दे, तो उससे डर रहेगा कि यार मैं इतना पैसा लगाऊंगा इंडिया के अंदर, किसी दूसरे देश के अंदर इतना पैसा खर्च करूंगा, बिजनेस में ना रिटर्न तुरंत नहीं आता, कई सालों बाद रिटर्न आता है, 5-10 साल बाद मान लो, है ना। तो इंडिया में अगर 2 साल बाद मुझे भगा दे सरकार, तो मैं क्या करूंगा, मेरा सब कुछ डूब जाएगा। तो वो चाहते हैं कि भाई हमारा जो अग्रीमेंट बने ना, वो लंबे समय तक के लिए बने, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए, 50 साल के लिए, ऐसे, या 50 साल तो क्या ज्यादा होगा, बट 20 साल के लिए अग्रीमेंट बने, ताकि 20 साल तक हम इतना कमा तो लें इंडिया में आके कि बाद में वापस जाना पड़े तो हमें नुकसान ना हो, घाटा ना हो। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी सरकार ने बनाना चालू किया। टैक्सेस हटा दिए, कोटा हटा दिया, हर जगह एक ही बात है, जो टैरिफ और कोटा पहले लगाया गया था उसे क्लास हटा दिया गया 1991 में ग्लोबलाइजेशन के तहत। ठीक है, टैरिफ मतलब टैक्सेस और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन मतलब कोटा। और पहले क्यों लगाया था, पहले ये क्यों लगाया गया था टैरिफ और कोटा, ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके किसको, क्लास डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग एक ऐसा प्रैक्टिस है बिजनेस का जहां अपनी एक मतलब अपनी कंपनी जो है वो अपना एक छोटा सा काम या छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट किसी और से करा लेती है, क्योंकि क्लास वो उस काम में एक्सपर्ट नहीं है और ना ही क्लास उनको उस काम में फोकस करने की जरूरत है, ना उन पर टाइम है। तो अगर आप अपना काम किसी और से करा रहे हो, अपने टोटल वर्क का एक छोटा सा हिस्सा आप किसी और से करा रहे हो, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग, यानी कि अपना काम आप किसी और से करा रहे हो। एग्जाम्पल, जैसे कंपनी मूवी मेकिंग करती है, तो जैसे बहुत सारे प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो मूवी बनाती हैं, क्लास धर्मा प्रोडक्शन हो गया एग्जांपल, ठीक है, इसके अलावा यशराज प्रोडक्शन हो गया, बहुत सारे प्रोडक्शंस हैं। तो वो क्या करते हैं क्लास की, जैसे मान लो वीडियो को एडिट करने का काम है तो वो किसी और को दे देते हैं, है ना, और जो गाना गाने का काम है वो कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को दे दिया, किसी और क्लास सिंगिंग कंपनी को दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अपना काम किसी और से कराना। दिस सर्विसेज इंक्लूड कॉल सेंटर, सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडिया में कॉल सेंटर्स हैं क्लास, यानी कि इंडिया का आईटी सेक्टर कॉल सेंटर बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग काम लेती है। क्लिनिकल एडवाइस हो गया, टीचिंग सर्विस, कोचिंग सर्विसेज, अकाउंटेंसी, फिल्म एडिटिंग, एक्सेट्रा। आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बाद से इंडिया एक आउटसोर्सिंग का हब जैसा बन गया, क्योंकि इंडिया में चीप रेट पे जो क्वालिफाइड पर्सनल है वो अवेलेबल है, यानी कम से कम रेट पे आप इंडिया के वर्कर से काम करा सकते हो। एक पढ़े लिखे बंदे से, एक ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बंदे से आप 15-20 हज़ार रुपए में काम करा लेते हो इंडिया में, जो कि अगर हम देखा जाए, अगर हम बात करें कि मान लो एक ग्रेजुएट बंदा 15,000 रुपए महीने में काम कर रहा है, तो यानी कि वो $200 में काम करने को तैयार है एज कम्पेयर टू यूएस। $200 में महीने भर काम करने को तैयार है, इससे सस्ता क्या ही लेबर मिलेगा आपको, क्या एम्प्लॉय मिलेगा आपको। तो इंडिया आउटसोर्सिंग का हब है, become a favorable destination of outsourcing for most of the MNC because of availability of cheap labor, even low wage rate for the skilled workers and revolutionary growth of IT industry in India. इंडिया में IT इंडस्ट्री कितना ग्रोथ करी आपको पता है, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, ये इतना क्लास इंडिया में ग्रो, इवन बाहर की कंपनी एसेंचर जैसी कंपनी भी इंडिया में क्लास बहुत अच्छा नाम कर रही है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO इज क्वाइट पॉपुलर, या जेनपैक्ट हो गया जो भी है ना, क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉल सेंटर। तो इंडिया के कॉल सेंटर बहुत पॉपुलर है, यानी कि इंडिया में कॉल सेंटर पे बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं क्लास, उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और साथ में बड़ी बड़ी कंपनी जैसे मान लो सैमसंग है, तो उनका कॉलिंग का काम जो है, कोई कंप्लेन का काम है, वो उन्होंने किसी और को दे रखा है, ठीक है कॉलिंग हम फोन बनाने फोकस करेंगे, आप जो है कॉलिंग संभालो, कोई कस्टमर सपोर्ट है वो आप संभालो, कॉल आता है, डाउट आता है कस्टमर का, या कोई शिकायत आती है, फीडबैक आता है, वो आप कलेक्ट करो। दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। तो अपना काम आप किसी और से करा रहे हो, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि WTO का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ।
तो जो WTO है कमेंस कब हुआ? 1 जनवरी 1995। तो बोला जो जो मैं हाईलाइट यहाँ कर रहा हूँ ना क्लास, यू हैव टू राइट दैट पॉइंट, आपको उस पॉइंट को लिखना है जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो WTO का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1 जनवरी 1995 में। द WTO इज एन इंटर गवर्नमेंटल, कई सारी सरकारों से मिलके बनता है, कई देश के सरकार से मिलके बनता है, दैट इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दो देशों के बीच या दो से ज्यादा देशों के बीच में व्यापार में अगर कोई रुकावट आ रही है, कोई बैरियर आ रहा है, उसे खत्म करने का काम WTO का है। WTO क्या करता है क्लास, कि ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, इजी बनाता है, रिप्लेसिंग द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड गैट व्हिच कमेंस इन 1948। इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है क्लास, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। और प्रेजेंटली कितनी कंट्री क्लास मेंबर है WTO की, 164। इसका पूरा नाम था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। 164 मेंबर है, इंडिया भी WTO का एक मेंबर है। जैसे आप WTO का एक मेंबर बन जाते हो तो WTO की जो पॉलिसी है, जो रूल रेगुलेशन है, आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेड को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। कोई आपके देश में ट्रेड कर रहा है या आप किसी कंट्री में ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेड में रुकावट नहीं बन सकते। तभी आपने देखा होगा कि लोग, सरकार लोगों से बोलती है या लोग बोलते हैं कि यार आप इस कंट्री का प्रोडक्ट अवॉइड करो लेना, तो आपके मन में आता होगा कि यार सरकार ही क्यों नहीं बंद कर देती, सरकार लाई क्यों रही है इस कंट्री का प्रोडक्ट। तो ये WTO के ट्रेड एग्रीमेंट है क्लास, आप सरकार इस चीज को मना नहीं कर सकती, ठीक है। आप रोको, आप मत खरीदो, अपने आप की डिमांड कम हो जाएगा, बट सरकार अपनी तरफ से नहीं कर पाएगी। बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार कर सकती है वैलिड रीजन के साथ, अगर देश को नुकसान हो रहा है तो। अदरवाइज अगर वैलिड रीजन नहीं है तो WTO नहीं करने देगा। WTO एंड ऑल द मेंबर आर रिक्वायर्ड टू अबाइड बाय द लॉ एंड पॉलिसी फ्रेम बाय WTO रूल। तो जो WTO के रूल्स हैं उसे फॉलो करना पड़ेगा। WTO एग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों का दोनों चीजें कवर होती हैं WTO के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर, जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है। अच्छा, WTO का फंक्शन क्या क्या है? तो सबसे पहला, ये इंटरनेशनल ट्रेड में मदद करेगा, रिमूवल करेगा टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस बैरियर जो भी है, क्वांटिटेटिव और जो टैक्सेस बैरियर उसे हटा देगा। टू इंप्लीमेंट रूल रेगुलेशन, तो जो भी रूल रेगुलेशन है ट्रेड पॉलिसी के वो लागू करेगा, हर मेंबर कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, वर्ल्ड के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना क्लास, ये भी काम है। और डिस्प्यूट अगर होता है दो देशों के बीच में, कोई विवाद हो जाता है ट्रेड रिगार्डिंग, तो उसको सुलझाने का काम भी WTO का है। इवन क्लास WTO जो है वो पीरियडिक रिव्यू करता है क्लास, हर कंट्री के बीच में रिव्यू करता है कि काम से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ट्रेड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। WTO के ये सारे के सारे क्लास फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ WTO प्लीज पढ़ लेना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रेजल, जो LPGS का फायदा क्या हुआ क्लास, इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तेजी से बढ़ने लगा। इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, सामान ज्यादा बनने लगा, नई नई इंडस्ट्रीज आने लगी। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगा। जब इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज कर दिया, ग्लोबलाइजेशन कर दिया और प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो बाहर कंट्री से इन्वेस्टमेंट ज्यादा आने लगा इंडिया में। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ने लगा, यानी कि देश जब ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर से ज्यादा इंपोर्ट आ रहा है, तो हमारे पास डॉलर इकट्ठा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन करेंसी का जो भंडार है, रिजर्व, वो बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। महंगाई पे कंट्रोल किया जा रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा थी ना, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए LPG लाया गया, तो सप्लाई बढ़ाकर महंगाई को कम करने की कोशिश की जा रही है। चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट, अब हमारे पास इतनी समस्या नहीं है कि हम बाहर से बहुत ज्यादा उधार ले रहे हैं लेकिन बहुत कम। तो आप देखो ना, इसके अंदर वही पॉइंट लिखा हुआ है जो स्टार्टिंग में बताया मैंने, जो रिफॉर्म लाने की वजह थी ना, वही उसका समाधान है। और इवन क्लास जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट सेक्टर में, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब बढ़ रही है, क्यों? प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तो उनमें लोगों को काम करने की जरूरत होगी, तो उनमें जॉब भी क्या हो रहा है क्लास, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद है डीमोनेटाइजेशन, एक, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन और क्लास GST ये भी हमारे टॉपिक में है, तो हम उसकी बात करेंगे। जो खास आपको ध्यान रखना है कि 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के जो ये नोट हैं, ऐसे दिखते थे प्यारे प्यारे से नोट, सरकार ने इनको लीगल टेंडर से बाहर कर दिया, यानी कि ये आप किसी को दोगे तो कोई लेगा नहीं अब कागज। उसके बदले सरकार ने ऐसे 500 और 2000 के नए नए नोट, जब 2000 के नोट पहली बार लोगों ने देखा, बैंक से मिले कि एक दिन में 2000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हो बैंक से, तो लेके आते थे लोग, तो स्टेटस डालते थे, फोटो खींच के, देखो 2000 का नया नोट हमारे पास आ गया। तो ऐसी चीजें थी शुरू में, 500 1000 के बंद करके और 500 और 2000 के नोट को लाया गया, और 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने अनाउंस किया। लेकिन इसमें
मोर देन 105 लोगों की डेथ हो गई डिमोनेटाइजेशन से, और जो है 15 लाख जॉब चली गई, 500,000 के नोट, 86% था टोटल करेंसी का। तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं था, क्योंकि 99.3 क्लास, ये डेटा जो है वो डेटा बता रहे हैं क्लास, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 99.3% तो पैसा वापस ही आ गया। तो कुल मिलाकर सरकार का ये जो फैसला था, लोग ऐसे भीड़ में लगे थे, देखो लाइन देख रहे हो, इतने कीड़े मकोड़ों की तरह क्लास लोग लगे थे भीड़ में, कई लोगों की जान चली गई इसमें। तो सरकार को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, जबकि नुकसान हुआ। लेकिन सरकार का जो मेन मोटो था, मतलब होता है ना कोई काम करने के पीछे फायदा थोड़ा सा है बट नुकसान ज्यादा है, तो हमें वो नुकसान दिखा नहीं, हमें फायदा दिखा और हम उसके चक्कर में कर बैठे। तो एम क्या था कि करप्शन को हटाना है, और इलीगल एक्टिविटी के लिए जो भी घूस वगैरह दिया था, पैसों में दिया जाता था, वो सब हटा दिया गया। अब जो स्टॉप सर्कुलेटिंग ब्लैक मनी, जो ब्लैक मार्केटिंग थी, सरकार सरकार जैसे मान लो 100 करोड़ रुपए कमाया किसी ने और सरकार को 1 करोड़ दिखा के 99 करोड़ का टैक्स बचा लिया। तो इस सिचुएशन में ब्लैक मनी को हटाने के लिए, कि जो पैसा छुपाया होगा तो ऑब्वियस है वो घर में छुपाया होगा, कैश के फॉर्म में छुपाया होगा, अब वो सारा वापस करना है बैंक को। तो इस सिचुएशन में ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाएगी, और जो टेरर फंडिंग है, अब अगर किसी को कोई किसी टेररिस्ट को अटैक करने के लिए पैसा दिया जा रहा है तो कैश में ही दिया जा रहा होगा, तो वो कैश बेकार हो गया। अब टेरर जो आतंकवादी है वो उस पैसे को बैंक में कैसे जमा कराएगा। टैक्स चोरी करते थे लोग, वो उससे क्लास, और कैशलेस इकोनॉमी सरकार प्रमोट करना चाहती थी कि यार कैश को हटाओ, कैशलेस इकोनॉमी बनाओ। इस सिचुएशन में सरकार ने जो है डीमोनेटाइजेशन कॉन्सेप्ट सरकार लेके आई, बट ये कुछ खास फायदा हुआ नहीं। डीमोनेटाइजेशन कोई पहली बार नहीं हुआ है, और ना ही सिर्फ इंडिया में हुआ है, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में भी पहले डीमोनेटाइजेशन हो चुका है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, इंडिया में ही इससे पहले 2 बार हो चुका है, हालांकि हम सब पैदा ही नहीं होते उस टाइम पे, और ना ही कोई इतना एजुकेशन लेवल खास था जो आपको पता चला होगा कभी। 1946 और 1978 में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ। पहले क्लास 10,000 का नोट भी था, करेंसी देखो 10,000 का नोट था, 5,000 का नोट था, 1,000 का नोट था, इन सबको भी डिमोनेटाइजेशन पहले किया जा चुका है। लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ कंट्री को, ना ही क्लास बड़ा इशू बना, मुद्दा बना। क्यों? क्योंकि ये नोट बहुत ज्यादा नहीं थे, 10,000 का नोट, 5 नोट, अरे सरकारी यूज करती थी इसे, सरकारी काम के लिए था। आम जनता 1970 में किसी के पास 10,000 हो तो करोड़पति है। तो इसीलिए क्लास ये सब नोट आम जनता के लिए था ही नहीं, छोटे छोटे सिक्के होते थे, 10 पैसा, 5 पैसा, 50 पैसा, वही सब लोगों की प्रॉपर्टी थी, उसी से चीजें खरीदते थे। 1-1 रुपए में जो लोग हैं वो अच्छी अच्छी चीजें खरीद बैठते थे पहले, है ना। तब पैसों की ज्यादा कीमत है, अब परचेसिंग पावर डाउन हो गई है। नेक्स्ट है जीएसटी। कब आया जीएसटी? 1 जुलाई 17, ध्यान रखना क्लास, 1 जुलाई 2017 सीए डे है। जो बच्चे सीए की तैयारी कर रहे हैं क्लास, उनको पता होगा सीए डे भी बोलते हैं, 1 जुलाई को। और 1 जुलाई 2017 को यानी कि सीए डे के दिन क्लास जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया। बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, चाहे वो सेंट्रल के हो, चाहे वो स्टेट के हो, लोकल एरिया के, उन सब टैक्सेस को जोड़ दिया। नाउ सब सम्ड, यानी सारे टैक्सेस को जोड़ के, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया, और वन नेशन वन टैक्स की राह में देश चल पड़ा, और सारे इंडिया टैक्स को जोड़ के बना दिया गया जीएसटी। अलग अलग रेट है क्लास, कहीं पे 0% रेट भी है, कुछ चीजों पे सब बुक्स देखते हो ना, आपकी बुक्स पे कोई टैक्स नहीं होता, 0%, 5%, 12, 18, 28, मैक्सिमम 28% है। और जो खाने पीने की चीजें है रेस्टोरेंट वगैरह पे कुछ, उस पे 5% है, पर जो होटल वगैरह है उस पे 18% है। डिफरेंट रेट ऑफ गोल्ड, जो रेट है वो गोल्ड पे क्लास 3% है। गोल्ड जो है वो धार्मिक चीजें हैं, और गोल्ड तो वैसे भी हाई वैल्यू होता है, तो सरकार ने उस पर सिर्फ 3% अलग से रेट बना रखा है, ठीक है। बाकी पेट्रोल पे या पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता, ध्यान रखना क्लास, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता। और ना ही कस्टम ड्यूटी को जीएसटी के अंदर, कस्टम ड्यूटी को ना ही इन्होंने जीएसटी के अंदर, कस्टम ड्यूटी जीएसटी से बाहर है, इंपोर्ट ड्यूटी, उनको ज्यादा टैक्स लेना है। अगर आप एक स्टेट में सामान बेचते हो, ध्यान रखना, अगर आप एक स्टेट में सामान बेचते हो तो आप लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप एक स्टेट में यूटी में हो तो क्लास यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटी जीएसटी ये लगता है। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचते हो तो आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर 18% है तो ये सीधे 18 लगेगा, लेकिन यहाँ पे ये 9 लगता है और ये 9 लगता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, इंट्रा स्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी, इंटर स्टेट आईजीएसटी। ओके, जीएसटी का फीचर क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेस, सारे टैक्सेस को जोड़ के जीएसटी बनाया गया है। मल्टी स्टेज, हर स्टेज पे टैक्स लगता है, हर सेल पे टैक्स लगेगा। जो वैल्यू एडिशन होगा सिर्फ उसी पे जीएसटी लगेगा, और आप क्रेडिट भी ले सकते हो। मतलब अगर मैं कोई 100 रुपए का सामान खरीद के लाया, सरकार को 20 रुपए टैक्स दिए, मेरे को पड़ा 120 का, मैंने ये 150 का बेचा, और मैंने भी अगले बंदे से 30 रुपए टैक्स ले लिया, तो जो मैंने ये 30 रुपए टैक्स लिया है अगले बंदे से सेल पे, उसमें से मैं 20 घटा के सरकार को सिर्फ 10 रुपए दूंगा। तो जो 20 रुपए मैंने टैक्स दिया था, मुझे उसका इनपुट टैक्स
टैक्स क्रेडिट मिल गया, इसे बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और मैं सरकार को सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए ही दूंगा, अपना 20 रुपए काट के। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। तो सामान था 100 का, बेचा 150 का, तो मैंने ऐड कितना किया, वैल्यू 50, और 50 का 20% बनता है 10, तो मैं सरकार को जो वैल्यू एडिशन मैंने किया है मैं सिर्फ उसी का टैक्स दूंगा, बिकॉज 100 का टैक्स तो मैं ऑलरेडी दे के आ चुका हूं। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी कि अगर मैं यूपी से बेच रहा हूं मध्य प्रदेश में सामान, तो टैक्स मध्य प्रदेश में लगेगा, ना कि यूपी में लगेगा। तो जो डेस्टिनेशन है, जहां कस्टमर है, उस पर टैक्स लगेगा, ना कि जहां पे सप्लायर है। सप्लायर पे नहीं लगता, कस्टमर के ऊपर टैक्स लगेगा जिस स्टेट में कस्टमर है। फायदा क्या हुआ, टैक्स सिंप्लीफाई हो गया, ट्रांसपेरेंसी, अलग अलग नाम से टैक्स लगते थे, सबको जोड़ के एक ही टैक्स बना दिया। बिजनेस करने में आसानी हुआ, बिजनेसमैन को फायदा हुआ, क्लास इससे एक ही टैक्स है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया टैक्स कंप्यूटेशन के लिए। फॉरेनर, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी आने लगा, क्यों, फॉरेनर ने देखा यार एक ही टैक्स है, ऐसा नहीं कि ये टैक्स लग रहे हैं वो टैक्स, अलग अलग टैक्स नहीं है, सबको जोड़ के एक ही टैक्स। तो इसीलिए क्लास फॉरेन इन्वेस्टर्स जो ट्रांसपेरेंसी लगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट आने लगा, और देश का जो है वो ग्रोथ भी इससे होने लगा। तो ये जीएसटी के क्लास फायदे हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपके डाउट्स भी आ रहे होंगे, और आपके इस डाउट को सॉल्व करने के लिए अनअकैडमी लेके आया है आस्क डाउट फीचर, जहां पे आपको जो भी डाउट होता है 24/7 आप अनअकैडमी के ऐप पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और यही नहीं, आपको साथ में 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन का मिलेगा, वो भी तब जब आप 10 डाउट पूछते हो। कोई भी 10 डाउट अगर आप पूछते हो तो 15 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन है। ये ऑफर वैलिड है 15 से 21 नवंबर के लिए, क्लास 6 to 12 हो, चाहे क्लास एमएच बोर्ड के क्लास 9 to 12 या एनटीएससी फाउंडेशन, हर किसी बच्चों के लिए पूछो और जीतो ऑफर। यहां पे आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करो। SPA10 मेरा कोड है, वहां से क्लास आपको फ्री अनलॉक हो जाएगा SPA10 कोड यूज करते ही। और वहां पे आपको दिखेगा आस्क अ डाउट पे जैसे आप क्लिक करोगे, अपना पिक्चर अपलोड करोगे क्वेश्चन का, और तुरंत ही क्लास आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी जो भी आपका सब्जेक्ट है, और तुरंत ही वीडियो क्वालिटी का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है इंस्टेंटली, और आप क्लास अपना पढ़ाई अच्छे से कर पाते हो। तो अगर आपको ये फीचर अच्छा लगे तो डाउट पूछो और जीतो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, SPA10 मेरा कोड है, यूज करो, फटाफट जाके देखो। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, पोवर्टी, गरीबी, पोवर्टी। बेटा क्या है ये पोवर्टी? अगर हम बात करें पोवर्टी की, तो पोवर्टी कहते किसको है? चैप्टर बहुत ध्यान समझना, आधा घंटा और लूंगा क्लास में आपको, और इस चैप्टर को अच्छे से कराऊंगा। तो बेसिकली गरीबी किसे कहते हैं? जब कोई इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा नहीं कर पा रहा। जीवन व्यापन करने के लिए मुझे रोटी कपड़ा और रहने की जगह चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे एजुकेशन चाहिए, पढ़ लिख सकूं, क्योंकि अगर आजकल के ज़माने में अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो जीवन व्यापन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। एक्सेप्शन हर जगह, बट नॉर्मली देखा जाए तो ठीक है। तो अगर मुझे वो नहीं मिल रहा, या जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है, भैया आजकल बीमारी कितनी ज़्यादा हो रही है, नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं, प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है, पॉल्यूशन वगैरह, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है क्लास, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सब सिचुएशन को टैकल करने के लिए अगर मैं जीवन व्यापन करूंगा अपना अपने परिवार का, तो मुझे एक मिनिमम अमाउंट चाहिए, एक पैसा चाहिए मिनिमम। वो पैसा भी मेरे पास नहीं है, ना मैं कमा पा रहा हूँ, ना मैं उसका जुगाड़ कर पा रहा हूँ या बंदोबस्त कर पा रहा हूँ उसका, तो इसका मतलब मैं गरीब हूँ। तो पोवर्टी इज अ सिचुएशन वेयर पीपल आर अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जीवन व्यापन करने के लिए जो बेसिक नेसेसिटी है, जो बेसिक अमाउंट ऑफ मनी आपको चाहिए, अगर वो भी आपके पास नहीं है तो उसे कहते हैं क्लास पोवर्टी। लेकिन जो लोगों ने पोवर्टी की डेफिनेशन दी है, उन्होंने क्लास कभी भी पोवर्टी को ना पैसों से कंपेयर नहीं किया कि कम पैसा है तो गरीब है, ज्यादा पैसा है तो अमीर है, इस तरीके से कंपेयर नहीं किया। पैरामीटर जो है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर को लेके किया है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना, या कैलोरीज को लेके। बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूड्स, क्या क्या आता है, फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, अपना घर नहीं, रहने की जगह, ये मैं सोच रहा अपना मकान होना चाहिए। आजकल अपना मकान बनाना तो खुद ही बड़े मेहनत की बात है, अगर मेट्रोपोलिटन सिटी में आप रहते हो तो आपको पता ही कितनी ज़मीन महंगी आती है। एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो ये सारी फैसिलिटी अगर आपके पास मुहैया नहीं की जा रही है तो मे बी क्लास आप गरीब हो। ओके, इफ दीज बेसिक फैसिलिटीज आर नॉट फुलफिल बाय पर्सन, इट इज सेड टू बी पुअर। तो क्लास उस सिचुएशन में हम उसे कह सकते हैं कि वो गरीब है। तो ये जो पोवर्टी के बारे में बात करने वाले जो महान शख्स थे वो थे क्लास द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नारोजी। इन्होंने सबसे पहले बात की क्लास पोवर्टी की, और इन्होंने गरीबी के लिए एक क्लास एक थ्योरी निकाली, एक तरीके से आप कह सकते हैं एक फॉर्मूला निकाला इन्होंने,
दैट इज जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। इन्होंने अलग अलग प्रिजनर्स को लेकर ये कैलकुलेट किया कि देखो जो जेल के कैदी हैं उनको भी जिंदा वो रह सकते हैं, इधर उधर डिमांड नहीं करते, मुझे नए कपड़े चाहिए, ये चीज़ खाना है, फास्ट फूड खाना है, मुझे ये मोबाइल चाहिए, मुझे वो गैजेट चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए, ये सब चीज़ जो है वो नहीं करते। ठीक है, तो दादा भाई नारोजी ने क्लास उनकी लाइफ को देखते हुए क्लास एक कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाला, दिस इज कॉल्ड जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो दादा भाई नारोजी वाज द फर्स्ट पर्सन हु टॉक अबाउट द पोवर्टी लाइन बिफोर द इंडिपेंडेंस। और ध्यान रखना, इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी मिलने से पहले इन्होंने पोवर्टी लाइन के पीछे बात की। ही यूज जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग टू मेजर द पोवर्टी लाइन। ही यूज द मेन्यू फॉर अ prisoner and use appropriate prevailing prices to arrive the cost of consumption and adult prisoner। तो भैया कितना खर्चा आएगा, एक जीवन व्यापन करने में कितना खर्चा आएगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का यूज किया। अगर वाकई ही आपके पास पैसा नहीं है कि आप अपना जीवन व्यापन कर सको, रोटी कपड़ा मकान हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी ले सको, तो इसका मतलब यू आर एब्सोल्यूट पुअर। तो क्लास आपको एब्सोल्यूट पुअर हो आप, लेकिन अगर आप खुद को किसी से कंपेयर करते हो, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, और किसी इंसान, किसी देश, किसी नेशन, किसी स्टेट, किसी पर्टिकुलर रीजन से अगर आप कंपेयर करते हो, तो क्लास आप खुद को गरीब पाते हो। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूं, लेकिन अगर मैं किसी और को देखूंगा जो मुझसे ऊपर है कि यार उसके पास तो ये भाई, उसके पास तो ये वाली गाड़ी है, BMW है, मर्सिडीज है, या फिर उसके पास रॉल्स रॉयस है, वो कितने मजे ले रहा होगा यार, उसे कितना अच्छा लग रहा होगा गाड़ी में बैठते हुए, अगर मैं ये सब सोच के खुद को इन्फीरियर पाता हूँ, तो मैं गरीब हूँ। ठीक है क्लास, आप हमेशा जो है वो किसी दूसरे से कंपेयर करोगे, अपनी इनकम को कम पाओगे कि यार उसकी इनकम तो इतनी ज़्यादा है, उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा है, मेरी इतनी कम है, कंपेयर करोगे, तो वो रिलेटिव पॉवर्टी। और वो किसकी वजह से होता है? अनइक्वालिटी ऑफ इनकम की वजह से, अनइक्वालिटी ऑफ इनकम। हमारे इंडिया की समस्या यही है क्लास कि कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है, जिसकी वजह से क्लास गरीब लोगों का शोषण होता है भारत के अंदर। तो अनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है वो एक तरीके से मेन कॉज है किसके क्लास? रिलेटिव पॉवर्टी के। अच्छा, अब बात करते हैं पॉवर्टी लाइन। तो 2011 का डाटा है कि 22% लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ठीक है, 22% ऑफ पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। और वो इंसान, तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में डाउट, ये आपने बहुत बार याद किया है, अभी लास्ट टाइम एक बार प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ कि 816 रुपए किसका है क्लास खर्च रूरल एरिया में, और 1000 रुपए जो अर्बन एरिया में रहता है पर मंथ आप खर्च करोगे। इसका मतलब तब जाके अगर आप इससे कम खर्च करते हो तो आप गरीबी रेखा के अंदर हो, यानी कि आप गरीब हो। और क्लास तेंदुलकर कमेटी ने क्लास, ठीक है, एसडी तेंदुलकर कमेटी जो है, इन्होंने 2005 में क्लास इसी बेसिस पे गरीबी रेखा को डिफाइन किया था, एमपीसीई को, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। कौन सी कमेटी ने क्लास? एसडी तेंदुलकर कमेटी। और प्लानिंग कमीशन ने, किसने? प्लानिंग कमीशन जो अब नीति आयोग बन गया है जनवरी 15 से, प्लानिंग कमीशन ने डिफाइन किया पॉवर्टी को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने वाली बॉडी है प्लानिंग कमीशन। और इन्होंने बोला 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे, पर पर्सन पर डे, और 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे अगर कोई अर्बन एरिया में रहता है, अगर कोई अर्बन एरिया में रह रहा है। ठीक है, तो 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे चाहिए उसे। और अगर कोई रूरल एरिया में रहता है, अगर कोई रूरल एरिया में रहता है, उसे चाहिए 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे। ये आप ध्यान रखना क्लास, पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन में प्लानिंग कमीशन ने इसको न्यूट्रिशन बेसिस पे डिफाइन कर रखा है, अर्बन और रूरल एरिया पे। ओके, नेक्स्ट है कैटेगराइजिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी की अलग अलग कैटेगरी है, जैसे हम कह सकते हैं क्रॉनिक पुअर का मतलब क्या है? जो हमेशा पुअर है, स्थिति बहुत मतलब कि गरीबी है, कुल मिला के आप कह सकते हो गंभीर सिचुएशन है। तो जो इंसान हमेशा गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे ही रहता है हमेशा, उसको कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वो अपने फुलफिल कर सके बेसिक नीड्स को, तो वो क्रॉनिक पुअर है। ट्रांजिएंट पुअर का मतलब क्या है? जो क्लासिफाइड एज अ चर्निंग पुअर। चर्निंग का मतलब क्या हो? रेगुलरली मूव इन एंड मूव आउट पॉवर्टी, जो कभी गरीबी रेखा से अंदर, कभी गरीबी रेखा से बाहर, कभी रेखा के नीचे आ गया, कभी रेखा के ऊपर चला गया, तो उसे बोलते हैं क्लास ट्रांजिएंट पुअर। और ओकेजनली पुअर किसे कहते हैं क्लास? ओकेजनली पुअर, जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास जो है वो गरीब अमीर है, कभी कुछ ऐसा हो गया,
कोई सीजन खत्म हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से कुछ भी अनहैपनिंग हो गई जिसकी वजह से वो गरीब हो गया, ओकेजनली पुअर, मतलब वो ओकेजनली ही कभी पुअर होता है, हमेशा वो ऊपर रहता है, नेवर पुअर, जो कभी भी क्लास गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। तो इनसे क्लास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लीज इन 3 टाइप्स को बहुत ध्यान में रखना। डायग्राम से भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको, कि जो ऑलवेज पुअर है, ये लाइन है, ऑलवेज पुअर हमेशा इसके नीचे रहेगा, यूजुअली पुअर जो है हमेशा नीचे, कभी कभार ऊपर चला गया तो मतलब यूजुअली पुअर ही रहता है। चर्निंग पुअर का मतलब क्या है, जो कंटिन्यू अप एंड डाउन करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। ओकेजनली पुअर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो ऊपर रहता है, कभी वो नीचे आ गया गलती से, तो उसे क्या बोलते हैं क्लास, ओकेजनली पुअर। नेवर पुअर मतलब हमेशा गरीबी रेखा से ऊपर है, कभी नीचे नहीं। तो ओकेजनली और चर्निंग ये दोनों आता है ट्रांजिएंट पुअर के अंदर, और ऑलवेज और यूजुअली पुअर जो आता है, ये आता है क्लास क्रॉनिक पुअर के अंदर। तो ये पॉवर्टी के जो डिफरेंट कैटेगरी है वो आप ध्यान रखना। अब सवाल ये है कि भाई गरीबी के कारण क्या हैं, क्यों आ रही है ये गरीबी, रीजन क्या है? तो सबसे पहला जो रीजन है वो राइज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर बढ़ गई, अगर पॉपुलेशन देश की बढ़ गई तो होगा क्या, देश का जो संसाधन है ना, जो रिसोर्स है, वो सबको नहीं मिल पाएगा। 1 किलो अनाज मेरे पास है, आने वाले लोग 4 है, सबको 250 ग्राम मिलेगा। लेकिन 1 किलो अनाज मेरे पास है, आने वाले लोग 10 हैं, सबको 100 ग्राम मिलेगा, सबको कम मिलेगा, किसी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसका मतलब जनता अगर ज़्यादा है, तो जनता जनार्दन अगर ज़्यादा है तो भैया सरकार को ज़्यादा पैसा जुटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सरकार बजट नहीं बढ़ाती है, सरकार का बजट ऐसे बढ़ता है धीरे धीरे, ऐसे 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 ऐसे, और पॉपुलेशन ऐसे जा रही एकदम तेजी से, तो सरकार का जो बढ़ा हुआ बजट है वो भी कम पड़ जाता है लोगों को। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं है, ये समस्या तो क्लास पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गया है कि देश के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। रीज़न कुछ भी कह लो आप, लेकिन बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ता है, बेरोजगारी से पोवर्टी आती है। अगर मैं बेरोजगार हूँ तो भैया मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से कमाऊँगा, तो मजबूर हो जाऊँगा क्राइम करने पे, गलत काम करने पे, अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने पे। और दूसरी बात कि अगर मैं पढ़ लिख के नौकरी नहीं कर पाया, मुझे नौकरी नहीं लगी, तो भैया मैं औरों के लिए क्या एक सबक दिखा के जाऊँगा लोगों को, देखो भाई फलाने का आदमी पढ़ रहा था, पढ़ लिख के जो है उसकी कोई नौकरी ही नहीं लगी, नौकरी मिली ही नहीं, तो यार पढ़ लिख के फ़ायदा क्या है, अपने जूनियर्स को क्या सजेशन दोगे आप? तो ये कहीं ना कहीं क्लास बेरोजगारी भी गरीबी की परछाई है, जहाँ गरीबी होगी वहाँ बेरोजगारी भी होगी। पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर आज भी उतना परफेक्ट नहीं है जैसा क्लास जो डेवलप नेशन का है। जमीन ज़्यादा होने के बाद भी आउटपुट कम है। कौन पढ़ना चाहता है एग्रीकल्चर की पढ़ाई, मुझे बताओ। क्या एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन नहीं होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन कौन पढ़ना चाहता है? कौन आप में से कितने ऐसे बच्चे जिनके घर वालों ने बोला कि बेटा पढ़ लिख के तुझे खेती बाड़ी करनी है, एग्रीकल्चर में तेरे को डिप्लोमा लेना है, एग्रीकल्चर में तेरे को ग्रेजुएशन करना है? शायद ही कोई होगा, और होगा भी तो वो क्वांटिटी बहुत कम है। तो कहने का मतलब कि एग्रीकल्चर स्टेट हमारा जो है बहुत पीछे है, जिसकी वजह से गरीबी आती है, क्योंकि ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर तरक्की नहीं कर रहा, तो गरीब हो जा रहे हैं लोग। और किसानों का साथ तो आपको पता ही है। खैर आज एक बहुत अच्छा डिसीजन मोदी जी ने लिया है, जिसके लिए हर जगह छाए हुए हैं क्लास इन्फॉर्मेशन जो है, जो 3 फार्म बिल था, जो 3 फार्म बिल, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, एक को पढ़ा रहा हूँ क्लास, अकाउंट में बात नहीं करता इसकी, बट करूँगा कि आज आज जो है ये डिसीजन जो लिया गया है बहुत ही अच्छा डिसीजन था, और आज का दिन भी बहुत खास है, ठीक है, खासकर किसानों के लिए, जो हमारे पंजाब से स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं उनके लिए मैं बधाई देता हूँ क्लास, कि ये चीज़ अच्छी हुई। किसान जो है कई टाइम से बाहर थे, वो अपने घर जाएंगे क्लास, अपने परिवार के साथ रहेंगे, तो ये एक अच्छा डिसीजन है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो पुअर है, लेकिन धीरे 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 आपको किसानों के साथ कितना सब झेलना पड़ता है। फसल सस्ते में भी उनसे सस्ते में ले ली जाती है फसल, कई बार फसल बर्बाद हो जाती है, कई बार किसान लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उनका कर्जा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी समस्याएं देश कृषि प्रधान देश में तो नहीं होना चाहिए। अगला है लैक ऑफ कैपिटल, पैसा कम है। पैसा कम है, सरकार कहते हैं हम पैसे देंगे, बस टीवी मीडिया न्यूज़पेपर में आता है, रियल लाइफ में किसी को पैसा मिलता ही नहीं है। तो कैपिटल की कमी की वजह से लोग जो है वो नहीं कर पाते बिजनेस, गरीब हो जाते हैं या गरीब रहते ही हैं। लो लिटरेसी रेट, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, जितना ज़्यादा पैसा आएगा, उतनी फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, उतना रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कम है और लो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम हैं। तो क्योंकि पढ़ाई, देखो कई सारे बच्चों को पढ़ाई की फैसिलिटी मिलती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक इंसान को पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिला, उसके माँ बाप इतने गरीब थे या नहीं थे, या वो अपंग थे, या वो बहुत गरीब थे, वो नहीं पढ़ा पाए बच्चे को, और उनका बच्चा नहीं पढ़ा। और एक के माँ बाप सक्षम है, दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस भर रहे हैं, उसको कपड़े दे रहे हैं, खाने पीने का दे रहे हैं, बुक्स ला के दे रहे हैं, उसका मोबाइल फ़ोन, उसका रिचार्ज, उसके अगड़म झगड़म हर चीज़ें खर्चे, उसके ऐशो आराम खर्चे, सब कुछ दे रहे हैं, पर वो भी नहीं पढ़ रहा। तो उस बच्चे में और इस बच्चे में क्या अंतर रह गया? कोई डिफरेंस नहीं है मेरी नज़र में। आपको पढ़ना आता था,
आप नहीं पढ़ पाए, अगले को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला इसलिए नहीं पढ़ पाया। रिजल्ट दोनों का वही है कि पढ़ नहीं पाए। हाँ, आप जो पूरा काम करोगे तो पूरा रिजल्ट मिलेगा, आधा काम करोगे तो आधा नहीं, जीरो रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ क्लास की कम से कम पढ़ लिख के इतने अच्छे इंसान बन जाओ कि ये चीज़ें हम अगले कई सालों में ये चीज़ें देखने में बंद हो जाए, गरीबी हमारे देश में ना हो। चाइना कितना आगे निकल गया है, तो हमें भी क्लास मेहनत करनी है, आगे निकलना है ना। तो लो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, इंक्रीज प्राइस, महंगाई बढ़ रही है, गरीब लोग सामान नहीं खरीद पाते। कई बार सब्जियां, दाल, ये जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, ये चीज़ें इतनी महंगी हो जाती हैं तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन की इनकम कम है, देश की जनता के हिसाब से पर पर्सन की इनकम कम है। अमीर लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं लेकिन गरीब बहुत भरे पड़े हैं देश के अंदर, जिनके पास दो वक्त का खाने का भी पैसा नहीं है। तो तुम्हारे घर वाले तुमको पढ़ा रहे हैं ना, तो शुक्र करो, हाथ जोड़ा करो रोज सुबह शाम कि हमें नौकरी नहीं करनी पड़ती, हमें बर्तन नहीं मांजने पड़ रहे होटलों में, हम मेहनत से पढ़ रहे हैं, हमारे घर वाले हमें पढ़ा रहे हैं, तो हम भी कुछ बने, अपने दम पे कुछ खड़ा करोगे ना, एम्पायर, अपने दम पे कुछ बनोगे, अपने दम पे चीज़ें खरीदोगे, अच्छा लगता है ना। ये चीज़ है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अब हम तो तरक्की कर जाएं पर हमारे यहाँ सड़क ही नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, बिजली अच्छी हमारे यहाँ नहीं आती है, हमारे यहाँ बैंक नहीं है, हमारे यहाँ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है, हम क्या करें। तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करेगा देश का तो देश के लोग भी तरक्की करेंगे। तो ये सब कारण है कहीं ना कहीं पॉवर्टी के। अब गरीबी को हटाने के लिए सरकार के पास है 3 डायमेंशन अप्रोच। गरीबी को हटाने के लिए सबसे पहला डायमेंशन क्या है क्लास? ग्रोथ ओरिएंटेड, कि भैया देश तरक्की कर जाएगा तो देश के लोग भी तरक्की कर जाएंगे। सीधी सी बात है, देश तरक्की करेगा, पैसा ज़्यादा आएगा देश के पास, देश खर्च ज़्यादा करेगी, रेलवे और क्लास मेट्रो, बुलेट ट्रेन, क्लास एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ये सब बनेंगे, लोगों को काम मिलेगा, फैक्ट्रियाँ बनेंगी, लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एजुकेशन के लिए स्कूल, आईआईएम, हॉस्पिटल, एम्स, ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी कंट्री के अंदर, तो लोगों को काम मिलेगा कहीं ना कहीं, फैक्ट्रियाँ बनाई जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर को लोन दिया जाएगा, वो कंपनी खोलेंगे, वहाँ पे हमें काम मिलेगा। तो देश अगर तरक्की करे तो देश के लोग भी तरक्की कर जाएंगे, या अगर लोग तरक्की करें तो देश भी तरक्की कर जाएगा। अब देश तरक्की नहीं कर रहा तो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, हम तरक्की पे आएंगे तो हम टैक्स देंगे, सरकार का बोझ सब्सिडी पे कम होगा और कहीं ना कहीं देश जो है वो सुधर जाएगा, बेटर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा डेवलपिंग से। It is based on the expectation that the effort of economic growth would rapidly increase the gross domestic product. ग्रोथ करेगी इकोनॉमी, जीडीपी बढ़ेगा, और अगर जीडीपी बढ़ेगा, देखो ज़्यादा सामान बनेगा तो हर एक इंसान को ज़्यादा सामान मिलेगा भी। देश में 2 लोग रहते हैं, 1 किलो अनाज उगता है, 500 ग्राम मिलेगा, 2 किलो अनाज उगेगा तो कितना मिलेगा? 1 किलो अनाज मिलेगा। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। इसके अलावा एक वर्ड है जो मैं पहले डिस्कस नहीं करता था, बट अगर सीबीएसई के सैंपल पर मैं आ गया तो हमें सीखने को मिला कि भैया ट्रिकल डाउन अप्रोच भी आपको पढ़ना है। ट्रिकल डाउन का मतलब क्या है कि अमीर अगर अमीर होंगे, छिटक के कुछ हमारे पास भी आ जाएगा। अगर अमीर अमीर होते चले जाएंगे, और ऐसा ही हो रहा है देश के अंदर, और अभी से नहीं क्लास, पिछले कई 10-15 सालों से ऐसा हो रहा है कि अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। और अब तेजी से अगर आप देखोगे ना, आप देखो ना लॉकडाउन में कितनी समस्या हुई लोगों को, मुझे भी हुई, आपको भी, और हम जैसे बहुत सारे लोगों को समस्या हुई। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, अदानी, अंबानी, महिंद्रा, टाटा, बिरला, ठीक है, ये सब कंपनियों को भी नुकसान हुआ क्या? नहीं, फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ? अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अमीरों के नाम ले, टॉप क्लास अमीर, लेकिन नॉर्मल जो अमीर है उसको फायदा हो रहा है, गरीबों को नुकसान होता चला जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है क्लास? ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट की वजह से। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर रिच गेन मोर वेल्थ, अमीर लोग अगर ज़्यादा संपत्ति रखेंगे तो क्या करेंगे? अमीर अगर ज़्यादा पैसा कमाएगा तो क्या करेगा? वो जॉब में इन्वेस्ट करेगा, लोगों को जॉब देगा, और वो खर्च करेगा तो उसका खर्चा जो है वो डिमांड को बढ़ाएगा, तो लोग सामान बनाना चालू करेंगे। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट अगर आएगा जॉब में तो लो स्किल वर्कर्स को जो है ज़्यादा पैसा मिलेगा, और सरकार को भी टैक्स की कमाई मिलेगी, ठीक है। और सरकार खर्च ज़्यादा करेगी, जो अमीर लोग खर्च ज़्यादा करेंगे तो भैया इनसे भी कहीं ना कहीं टैक्स की कमाई होगी, और क्लास मल्टीपल इफेक्ट इंक्रीज इन स्पेंडिंग। तो भैया ये खर्च करेंगे, इन्होंने खर्च किया मेरे ऊपर, मेरे को इनकम मिल गई, मैं खर्च करूँ किसी और के ऊपर, उसको इनकम मिलेगी, वो किसी खर्च तो करना ही है भैया। आप पैसा कमाते हो, आप भी खर्च करते हो, मैं भी कमाता हूँ, मैं भी खर्च करूंगा, और मैं जिसके ऊपर खर्च करूंगा वो कमा रहा है, वो भी खर्च करेगा। तो इस तरीके से क्लास इसे बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। और ये एक आपको दिख रहा होगा, एक पैरामिड सा बन गया है, ठीक है। और पैरामिड के नीचे रहते हैं गरीब लोग और ऊपर रहते हैं अमीर लोग। तो देखोगे कि पैरामिड सा बन गया है क्लास, ये हो गया पैरामिड, ये हो गया अमीर लोग, ये और गरीब, ये सबसे ज्यादा गरीब जो अनस्किल्ड लेबर है वो। सेकंड इज पॉवर्टी एलिवेशन। जब ट्रिकल डाउन अप्रोच फेल हो गया इंडिया में, जब ट्रिकल डाउन अप्रोच फेल हो गया तब आया क्लास पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। एलिवेशन मतलब हटाओ, गरीबी हटाओ प्रोग्राम। तो सरकार ने काफी सारे प्रोग्राम बनाए,
कुछ उसमें से थे वेज एम्प्लॉयमेंट, कुछ थे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और वेज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को लागू किया गया ताकि गरीबी को हटाया जा सके, लेकिन फिर भी गरीबी पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुई। कौन कौन सा वेज एम्प्लॉयमेंट है, कौन कौन सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, प्लीज नाम याद कर लेना। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है क्लास, 10-15 मिनट और वेट करो, मैं इसे फिनिश करूंगा जब, तब क्लास आपको इनके नाम याद करा दूंगा, ठीक है। थर्ड इज मिनिमम नीड प्रोग्राम। थर्ड अप्रोच इज टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक फैसिलिटी या एमिनिटीज टू द पीपल। यार कम से कम जो बेसिक फैसिलिटी है वो तो लोगों को मुहैया कराओ। थ्रू दिस अप्रोच प्रोग्राम हैव सप्लीमेंटेड द कंजप्शन ऑफ द पुअर, generation of employment opportunity and improvement in the health education to improve the food and nutritional status of the poor. Government has started midday meal scheme. तो सरकार ने क्या किया, मिड डे मील स्कीम स्टार्ट किया। मिड डे मील स्कीम तो पता ही है क्लास आपको, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्लास, उन्हें मध्य दिन में खाना मिलता है ताकि वो कम से कम खाने के बहाने, गरीब बच्चे जो होते हैं वो इसी बहाने कम से कम स्कूल आ जाएं और कुछ पढ़ सके, उनको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और एजुकेशन भी मिलेगा। लेकिन सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं क्लास, या जो मैनेजमेंट होता है, हर कोई नहीं लेकिन बहुत सारी जगह न्यूज़ आती है कि उस खाने को वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं और पढ़ाते भी नहीं है बच्चों को, और इवन क्लास टीचर आते भी नहीं, छुट्टी पे रहते हैं। तो जो बच्चे सरकारी स्कूल में रहते हैं, हर कोई हर जगह तो सेम नहीं होता है क्लास, पांचों उंगली जैसी नहीं होती, बट ये शिकायतें जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आती हैं, देखने को आपको भी मिली होंगी। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है, सरकार आपको लोन देती है, सरकार आपको पैसे देती है, आपको फंड देती है, फाइनेंस देती है सरकार आपको, ताकि आप अपना खुद का काम कर सके। आपके पास नॉलेज है, आपके पास टैलेंट है बिजनेस करने का, आपके पास गट्स हैं, तो आपको पैसा सरकार देती है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, सरकार आपको जॉब देती है। सरकार आपको जॉब देगी कि आप जाओ कंपनी में जाके काम करो, मे भी सरकारी कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो या कोई प्राइवेट कंपनी, सरकार आपको कहीं ना कहीं जॉब देने के लिए काम करती है। दिस इज कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट, जहां जॉब मिलता है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जहां आप अपना खुद का काम करते हो। ओके, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में कुछ नाम है, तो प्लीज यार इसे कमेंट सेक्शन में लिखो एक करके सारे नाम, या फिर इसे अपनी कॉपी में लिखो एक करके सारे के सारे नाम, जितने भी नाम मैं बता रहा हूं। सबसे पहली बात है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला जो नाम है वो है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP, लॉन्च इन 1995 टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन। बेसिकली क्या है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है और ये रूरल है, तो गांव में जो लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने का काम था कि ये गांव के लोग जो है वो अपना खुद का काम चालू कर सके, इसलिए सरकार जो छोटे टाउन थे वहां पे इस प्रोग्राम को चलाया, जिससे क्लास जैसे चलाया किसने, दिस इज implemented by Khadi and Village Industry Commission. Banks are also giving loan to set up small industry. तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं क्लास, उन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए क्लास बैंक से बोला गया भाई लोन दो। कुल मिला के सरकार ने बैंक से बोला कि भैया आप लोन दो हमारी गारंटी पे, छोटी छोटी इंडस्ट्री चलाने के लिए जो लोन आता है कि मुझे इंडस्ट्री खोलनी है, कारखाना चलाना है, अपना खुद का काम करना है, तो लोन दो। सरकार ने बोला इस प्रोग्राम के तहत लोन दो, और आपका जो नुकसान होगा, जो भी आपको होगा वो हम देंगे, आपके लिए बजट हम देंगे। और इससे क्लास लगभग 25 लाख जो है नई जॉब जो है इसके अंदर क्रिएट होने लगी भैया, क्योंकि अगर मेरे को अपना काम करने का मौका मिलेगा तो मैं अपना काम करूंगा, तो मैं अपने काम में कुछ लोगों को रखूंगा ना, वर्कर को रखूंगा, और उन वर्कर को क्या मिलेगा क्लास, रोजगार मिलेगा मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्या है क्लास यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी कह सकते हो आप। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड सिंस 1993। तो पहला क्या था क्लास, आप ध्यान रखना, नाम इनके मत भूलना बिल्कुल भी। पहला है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और दूसरा है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इस स्कीम को डिजाइन किया गया टू प्रोवाइड अ सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू 1 मिलियन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो बेसिकली जो ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है 1993 का, इन्होंने फोकस किया क्लास एजुकेटेड लोग जो हैं और उनके पास काम नहीं है, तो उनको जॉब देने के लिए क्लास ये बनाया गया, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए, ठीक है, ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द 8th फाइव-ईयर प्लान पीरियड। कब क्लास, 8th फाइव-ईयर प्लान पीरियड में गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द सेटअप न्यू काइंड ऑफ एंटरप्राइज एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो सरकार भी मदद कर रही थी, अगर कोई नई कंपनी खोल रहा है क्लास, या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे वो रोजगार दे सकता है इकोनॉमी के अंदर, कुछ रोजगार देगा, फैक्ट्री खोल रहा है, 1000 लोग 10,000 लोग 100 200 500 लोग काम करेंगे, तो सरकार उनको हेल्प करती थी, फाइनेंशियल हेल्प। ओके, नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना।
तो इसमें क्या है, शहर को डेवलप करने के लिए, जो अर्बन एरिया है उसको डेवलप करने के लिए इसको बनाया गया। इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इसमें पैसा सरकार खर्च करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और 1 दिसंबर 1997, 1 December 1997, the scheme provide gainful employment to urban unemployed and underemployed people। तो जो अर्बन अनएम्प्लॉयड है, अर्बन एरिया में रहते हैं, अनएम्प्लॉयड है या फिर जिनको काम नहीं मिल रहा है, उनकी मदद करने के लिए सरकार क्या करती थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाती ताकि उनको जॉब मिले। लगभग 2 लाख अर्बन लोगों को क्लास से फायदा हुआ और 50,000 सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बने इसमें। इसके तहत, इस स्कीम के तहत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो आप ध्यान रखना, ये जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना था, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट था और इसमें 2 लाख जो अर्बन पुअर हैं, अर्बन एरिया शहरी है, अर्बन एरिया में डेवलपमेंट की बात की, और 50,000 जो है वो नए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर बन सके, मतलब उनको फायदा हुआ उससे। चौथा और आखिरी जो है तो बहुत सारे, बट आपको 4 ही इसमें पढ़ा रहा हूँ क्लास, 4 से काम हो जाएगा आपका। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो 1999 में लॉन्च किया गया। द एम ऑफ दिस स्कीम वाज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, क्योंकि ग्राम स्वरोजगार है तो ग्रामीण क्षेत्र जो है, जो रूरल एरिया है, उसको डेवलप करने की बात की गई। प्रमोट द माइक्रो एंटरप्राइज, तो ध्यान रखना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी इंटरप्राइज, दुकान जैसी इंटरप्राइज जो है उसको बनाने की बात की गई ताकि क्लास उनके यहाँ पे वो कुछ लोगों को रोजगार दे सके। तो यहाँ पे स्टेट और सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट 75% खर्च करेगी पैसा, स्टेट 25। हर एक योजना में पैसा खर्च होना है, हेल्प कर रहे हो ना, गरीबी हटाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती थी 75% टोटल एक्सपेंस और 25% खर्च करती थी जो स्टेट गवर्नमेंट है। और जो कमर्शियल बैंक थे, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, इन बैंकों को बोला गया कि भैया आप जो लोन दो, द स्कीम इस्टेब्लिश टू द हेल्प लो इनकम फैमिली, लाइक जिसको स्वरोजगार बोलते हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं लेकिन फिर भी वो जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, गरीब है। और लोगों को बोला गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। ध्यान रखना, जहाँ भी माइक्रो एंटरप्राइज की बात हो तो माइक्रो एंटरप्राइज को ओपन करने के लिए सरकार ने लोगों को बोला गया सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करो, SHG, जहाँ पे महिलाएं बेसिकली अपनी अर्निंग में से थोड़ा थोड़ा सा पैसे निकाल के एक बड़ा पूल मनी इकट्ठा करते हैं और किसी मेंबर को देते हैं एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि आपके पैसों की नीड आप अपने खुद ही सॉल्व कर सको, आपको जरूरत ना पड़े बैंक से लेने की। हु विल बी असिस्टेड ऑन लोन कम सब्सिडी बेसिस टू टेकिंग इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी अंडर द स्कीम, हाफ ऑफ द ग्रुप फॉर्म्ड एट द ब्लॉक लेवल। तो जो रूरल एरिया में ब्लॉक लेवल पे आधी इंडस्ट्रीज बनाई गई, यानी कि आधा जो एक तरीके ग्रुप बनाया गया जो एक्सक्लूसिवली वुमेन के लिए था। तो ये एक तरीके से, इसे इंडस्ट्री तो नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कि ग्रुपिंग्स, कुछ ग्रुप जहां पे महिलाएं मिलकर पैसे कलेक्ट करती है, इससे सेविंग्स को प्रमोट मिलता है कि ठीक है यार, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ेंगे तो हमें इकट्ठा एक बड़ी रकम मिल जाएगी जिससे हम अपने बिजनेस में किसी भी काम में लगा सकते हैं। तो ये कहां पे था सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब आते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम पे। तो जो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है सरकार का, इसमें सबसे पहला है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो गांव के लोगों को रोजगार देना, यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस नहीं, लोन नहीं, यहाँ रोजगार देने की बात कही गई है। इट वाज अ स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द रूरल पुअर। तो जो रूरल एरिया के पुअर है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने की बात की गई है क्लास वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर। इट प्रोवाइड एडिशनल एंड सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट एंड देयर बाई फूड सिक्योरिटी, कि भैया कम से कम इंसान को अनाज तो मिलना चाहिए, फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, एंड इंप्रूव द न्यूट्रिशन लेवल इन ऑल रूरल एरिया। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू डेवलप सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यानी कि जो ये ऑब्जेक्टिव है इसका, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है यानी कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसका मेन मोटो था कि देश के अंदर सड़क निर्माण हो, देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बने, स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, देश के लोगों को रोजगार मिले, है ना, और जो कारखाने बने, ये सारी चीजें क्लास इनका मेन मोटो था। कारखाने बनेंगे तभी तो रोजगार मिलेगा। बेटा पोवर्टी चैप्टर के अंदर ये सब चीजें बहुत ज्यादा ना बोरिंग लगेगा आपको, बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन हमें एक बार तो पढ़ना ही है ना क्लास। आई नो हर चैप्टर, हर चीज सेम इंटरेस्टिंग लेवल पे नहीं चलती हैं, तो आई नो कैसे आपको याद करने में बड़ी समस्या होगी, और वन शॉट रिवीजन में जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा उसको बहुत दिक्कत आ रही होगी। बट इनके अलावा भी बाकी सारी चीज़ अच्छी थी, कम से कम उसको आप होल्ड कर लेना। तो ये ऑलमोस्ट एंड है। बट प्लीज़ ये एंड करने से पहले ये सेकेंड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यार इस चीज़ को प्लीज़ छोड़ के मत जाना।
नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004, द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 हैज लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया 2004 में? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। द प्रोग्राम इज ओपन फॉर ऑल इंडियन पुअर हु रेडी टू डू मैनुअल अनस्किल लेबर वर्क एंड आर नीड वेज एम्प्लॉयमेंट। तो वो लोग हैं क्लास जो अनस्किल, जो नॉर्मली लेबर का काम करते हैं, वो काम करने को तैयार हैं, उनको जॉब मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14 नवंबर 2004 को बोला 150 ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरेटिंग सप्लीमेंट्री वेज, यानी जो वो काम कर रहे हैं वो करते जाएं, साथ में हम लोग क्लास उनको सप्लीमेंट्री वेज देंगे काम करने के लिए। और 20 लाख मेट्रिक टन फूड ग्रेन, जिसकी 2020 करोड़ रुपए खर्चा है, वो बांटा गया क्लास उन लोगों को, ताकि जो फूड सिक्योरिटी है, नाम से पता पड़ रहा है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, कोई भुखमरी से ना मरे, ये सरकार का मेन मोटो था। बाद में इस नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को नरेगा, और फिर 2 तारीख को 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन पे इसे क्लास बना दिया क्लास मनरेगा। ठीक है, मनरेगा। तो फुल फॉर्म ध्यान रखना, मनरेगा क्या क्या है क्लास? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये 2005 का है। 4 के बाद द NFFWP प्रोग्राम हैज सिंस सबसम्ड इनटू नरेगा। फुल फॉर्म क्या है क्लास? नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब जहां पे गारंटी है तो ध्यान रखना यहाँ पे कि 2005 का ये एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने लेबर लॉ में कुछ चेंज किया और लोगों को राइट टू वर्क दिया, यानी लोगों का अधिकार है काम करना। अगर सरकार हो तुम, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि लोगों को काम मिले। तो सरकार ने बोला ठीक है, लोगों का अधिकार है काम मिलना, हम गारंटी देते हैं कि हम कम से कम 100 दिन का पूरे साल में काम देंगे लोगों को। 100 दिन का वेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा एवरी क्लास, हर फाइनेंशियल ईयर में, टू एवरी हाउस होल्ड। और 2013-14 में नियरली 5 करोड़ हाउस होल्ड को जो है इस के तहत जॉब मिली थी। हालांकि कई जगह क्लास ये कई सारे अखबारों में और कई सारे रिपोर्ट्स में, एडिटोरियल में लिखा हुआ रहता है क्लास की रियल लाइफ में इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम हो रहा है। हर जगह देखो, लोगों को तो पता नहीं चल रहा ना एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें सरकार बनाती तो है और शुरू में ये रहता भी है जोर शोर पे, लेकिन बाद में क्लास ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। बट फिलहाल तुम जो याद रखोगे, 2005 का मनरेगा है, फुल फॉर्म ध्यान रखना। NFFWP को इन्होंने सबमर्ज किया, 2004 का था वो, और इसमें 100 दिन की मिनिमम गारंटी दी गई कि 100 दिन तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। आगे हैं क्लास मोदी जी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। आपको पता है क्लास की 2014 में बहुमत से भारी मात्रा में इलेक्शन जीतने के बाद मोदी जी बहुत सारी योजनाएं लेके आए। उसके अंदर एक योजना था जनधन योजना। तो जनधन योजना इज ए फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज एप्लीकेबल फॉर 20 to 65 ईयर ऑफ एज ग्रुप। जो लोग 20 से 65 साल के लोग हैं, उनको एम दिया गया एक्सपेंड एंड मेक देयर अफोर्डेबल एक्सेस ऑफ टू फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस खुलेगा उनका बैंक अकाउंट, उनको पेंशन भी मिलेगा, मतलब 60 साल के बाद आपको कुछ पेंशन भी मिलने लगेगा अगर आप कुछ पैसा हर महीने जमा करते हो तो। दिस वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 28 अगस्त 2014 को। ही हैज अनाउंस दिस, यानी कि जस्ट वो जीतने के बाद वो इन्होंने क्लास लॉन्च किया इसको, और 15 अगस्त को इन्होंने ऑफिशियली 2014 में, 15 अगस्त 2014 को आपको पता है क्लास की सेलिब्रेट करते हैं क्लास, तो वहां पे इन्होंने क्लास अनाउंस किया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द पीपल कैन गेट बेनिफिट ऑन सब्सिडी डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट। सरकार ने बोला कि सबका बैंक खाता खुलेगा और जो सब्सिडी आती है सरकार की तरफ से वो सीधा आपके बैंक में जाएगा, डीलर को नहीं मिलेगा। पीपल को 1 लाख का एक्सीडेंट और क्लास 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर ही मिलता है, यानी कि अगर एक्सीडेंटल डेथ है या किसी का लाइफ कोई भी लाइफ इंश्योरेंस है उसके लिए क्लास इसको इनको कवर भी दिया गया। तो इससे भी गरीबी को कहीं ना कहीं हटा जा सकता है। इवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो अगर ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हुआ, इसका इवोल्यूशन करें अगर हम, मतलब क्या फायदा क्या घाटा, अगर हम थोड़ा देखने जाएं तो इसमें सबसे पहले है क्लास पॉजिटिव इफेक्ट। क्या पॉजिटिव इफेक्ट हुआ कि गरीबी रेखा में पहले 55% लोग थे, वो घट के लगभग 22% हो गए 2011-12 में। तो नंबर ऑफ पुअर जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस तो हुए हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे रिड्यूस नहीं हुए। पहले इतना अकाल पड़ता था तो अब वो सारी चीज़ें कम हो गई हैं, भुखमरी पड़ती थी वो कम हो गई है, गरीबी कम तो हुई है। इंक्रीज इन इनकम ऑफ पुअर ड्यू टू, और गरीबी कम होने की वजह हमेशा सरकार की अच्छी नीति नहीं होती। कई बार हम धकेले जा रहे हैं, पूरा वर्ल्ड तरक्की कर रहा है तो हम भी तरक्की करेंगे, सीधी सी बात है, समझ रहे हो बात को। तो अल्टीमेटली छटके हमको मिलेगा ही, चिटक के कुछ ना कुछ हमको मिलेगा ही। देश तरक्की कर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो भाई लोग तरक्की करेंगे, लेकिन उतनी ठीक हालात नहीं है क्लास जितना इन्होंने प्लान किया था एलिवेशन प्रोग्राम को बनाते हुए। इंक्रीज इन इनकम, लोगों की इनकम बढ़ने लगी क्लास, और गरीबी
जो गरीब लोग थे वो भी पैसा थोड़ा कमाने लगे। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, अगर गरीब पैसा कमाने लगा तो जो पहले बेरोजगार था वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी कम हो जाएगी। लेकिन ये प्लान जो है वो फेल भी हुआ। किन कारणों की वजह से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम फेल हुआ? सबसे पहला कारण तो यही था, गरीब कौन है पता ही नहीं। आजकल किससे पूछो, अरे भैया हम गरीब है, भैया क्यों गरीबों को सता रहे हो, भैया हम गरीब हैं। फॉर्च्यूनर में बैठा हुआ है बंदा, स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, कह रहा है भैया गरीब हैं। और कहने का मतलब क्या, एग्जैक्टली पुअर किसी को पता नहीं कौन है। अमीर है, पैसा है अच्छा खासा, फिर भी सरकार से सब्सिडी ले रहे हैं, फिर भी सरकार से स्कॉलरशिप ले रहे हैं। क्या मिल रहा है तो मिलता जाए, क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि वो एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, वो एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, क्लास इनकम सर्टिफिकेट की भी हम कम पैसा कमाते हैं, वो पैसे दे के सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, वो सरकार की नज़रों में गरीब बन जाते हैं और सरकार की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा चले जाते हैं। गरीब जो है बेचारा वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाता, बीपीएल कार्ड नहीं बनवा पाता, जिसकी वजह से उसे सरकार की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, क्योंकि वो गरीब है। और जो लेने वाला बंदा है वो घूस चाहिए, तो घूस अमीर देगा, अमीर का बन जाएगा सर्टिफिकेट, गरीब का नहीं बनेगा इनकम सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से क्लास डेफिनेशन ऑफ पुअर वाज नॉट क्लियर to many people. Due to this, non-poor people also took the advantage of the various schemes. Due to massive poverty, बहुत ज़्यादा गरीबी है यार इंडिया में, जिसकी वजह से जो सरकार के पास रिसोर्स है ना वो सफिशिएंट ही नहीं है, रिसोर्स कम पड़ जा रहा है। गरीब लोग 100 हैं और अनाज थोड़ा सा ही है, कैसे बांटे सब में, ये कमी पड़ जा रही है। आगे लिखा है कि पीपल हु आर लिविंग इन रिमोट एरिया, कुछ लोग दूर दराज एरिया में रहते हैं, जहाँ अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड में कुछ ऐसा रहते हैं क्लास, है ना, जो पुराने टाइम के लोग हैं अभी भी, जो एक तरीके से क्या कहते हैं आदिवासी टाइप के लोग जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं क्लास, और उन तक सरकार, वो भी देश के हिस्सा है क्लास, लेकिन उन तक सरकार कभी पहुँच नहीं पाती। उन तक ये जो गरीबी रेखा का लाभ है, मतलब उनको ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का लाभ है वो एक्चुअली पहुँच नहीं पाता है। ठीक है, आगे लिखा है क्लास, चौथा पॉइंट ये रहा क्लास, लैक ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस फॉर सेटअप माइक्रो इंडस्ट्रीज। देखो जो छोटी छोटी कंपनी बनाना चाहती है ना, उनको लोन सरकार कहती तो है कि लोन देंगे, बैंक्स देंगे आपको, जो रीजनल रूरल बैंक है वो देंगे, बट नहीं मिलता है, नहीं मिलता उन लोगों को। वेरी फ्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर देयर टू हेल्प देम। तो क्लास गरीब लोगों को तो वैसे भी कोई हेल्प नहीं करना चाहता, बैंक सोचती है कि इनको लोन देंगे, पता नहीं कल को लौटाए ना लौटाए, तो इसलिए क्लास कोई हेल्प वो नहीं करना चाहते गरीब लोगों की। ओके, पीएबी फेल ड्यू टू इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, स्टाफ अच्छे नहीं है, रेस्पॉन्सिबल नहीं है, जिनको उस काम को करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिनको ड्यूटी दी गई है वो अपने ड्यूटी को सही से परफॉर्म नहीं करते। राशन बांटने के लिए जो राशन आता है सरकार की तरफ से उसमें घोटाला करते हैं, उसमें कंकड़ मिला देते हैं, मिलावट का सामान बेच देते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से क्लास जिनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो मतलब कह सकते हैं कि द एम्प्लॉयज आर टोटली करप्ट, वो करप्ट हैं, पैसा खा के गरीबों को और नुकसान करते हैं और फायदा अमीरों को पहुंचाते हैं। छठा पॉइंट, देयर आर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंडिया के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाए, बिजली 24 घंटे मिले, सड़क हो, पानी हो, पानी की समस्या कितनी होती है महाराष्ट्र वालों को पता होगा, दिल्ली वालों को पता होगा, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इन लोगों को पता होगा पानी की समस्या कहाँ कहाँ होती है। तो यार इन सिचुएशन में स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, गांव में स्कूल नहीं है, बच्चा पढ़ नहीं पाता, गांव में प्रॉपर है ही नहीं, फैक्ट्री नहीं है, लोग छोड़ छोड़ के शहर आ जाते हैं, शहर में भीड़ बढ़ जाती है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, गांव में सूखा पड़ा हुआ है। तो यार ये सब समस्या होती है। अगर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, इन सब चीज़ें ग्रोथ हो, देश तरक्की करे, बैंक्स, इंश्योरेंस खोले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ें हों, तो कहीं ना कहीं क्लास देश का तरक्की हो सकता है। लेकिन इनकी कमी की वजह से तो ये जो एप्लीकेशन है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का, ये क्लास कहीं ना कहीं क्लास डिफिकल्ट हो जाता है इनको लागू करना। अब गरीब, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, सरकार अनाज कैसे पहुंचाएगी वहां तक, जहां पे सड़क ही नहीं है, सरकार कैसे अनाज वहां तक पहुंचाएगी? तो ये सारे रीजन है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के। आई होप कि काफ़ी लंबा खींचा हमने, क्योंकि 2 चैप्टर थे और दोनों चैप्टर को हमने डीपली रिवाइज किया, कोई हमने जल्दीबाजी नहीं दिखाई, गला मेरा बिल्कुल बैठने को है क्योंकि डेली 2-2 रिवीजन आ रहा है, वन शॉट, अकाउंट्स का भी, इको का भी, एमसीक्यू भी आ रहा है। तो आई होप क्लास कि मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपका रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि आपके रिजल्ट में अच्छे नंबर आएँ, आपके पेरेंट्स आपके प्राउड करें। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से लर्न करना। अगली क्लास में मैं इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी खत्म कर दूंगा। मेरा टारगेट ये है कि 25 तारीख तक अकाउंट को पूरा खत्म। बीएसटी का रिवीजन सीरीज भी आएगा और ज़्यादा नहीं, बहुत कम क्लासेस के अंदर समय से बहुत पहले बीएसटी का रिवीजन करा दूंगा। 1 दिन की छुट्टी है, घबराओ मत, उस 1 दिन की छुट्टी को भी आप एंजॉय करोगे। इतना अच्छे से मैं बीएसटी समय से पहले करा दूंगा, टेंशन ना लो। अभी थियरी चल रहा है, इको भी थियरी है, बीएसटी भी थियरी है, खत्म हो जाने दो इको कल, फिर क्लास संडे को बीएसटी का अनाउंसमेंट करते हैं। तब तक टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए क्लास कमेंट जरूर करना एक बार, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना इस वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।